Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is depletion of flora and fauna from chapter 2, Forest and Wildlife Resources. As we have already read different categories of flora and fauna given by IUCN, now depletion of flora and fauna. किस वजह से प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज का खात्मा हो रहा है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिप्लीशन हो रहा है फ्लोरा एंड फाना का। अब है नंबर 1, लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या है? जब ब्रिटिशर्स या अदर कंट्रीज जैसे कि फ्रेंच, पोर्टुगीज, लेटिन अमेरिकन अथॉरिटीज इंडिया पर रूल कर रही थी, उसी पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। लॉस ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, the greatest loss inflicted on the Indian forest was during the colonial period due to the expansion of railways. अब रेलवेज है मेजर कॉज फॉर डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना माना जाता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स के लिए कंक्रीट स्लीपर्स होते हैं, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में रेलवे ट्रैक्स के लिए वुडन स्लीपर्स बनाए जाते थे और उनको बनाने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को सफ़र होना पड़ता था और वो डिप्लीशन जोन में आ जाते थे। सो रेलवेज मेन रीज़न है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना का कॉलोनियल पीरियड में। अब है कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। फादर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया डेट्रिक बर्नर्ड इसको कहा जाता है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। अब है टीक। टीक इज़ कमर्शियली वैल्यूएबल, तो आपने टीक के ज़्यादा पौधे लगाए और दूसरे पौधों को काटा, जिससे नेचुरल वेजिटेशन को आपने ख़त्म किया और वहाँ स्पीशीज सर्वाइव करते थे वो भी खतरे में आ गए और वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया। ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हो गया डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना का। अब है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिशर्स ने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट्स को डिस्ट्रॉय किया और जिस वजह से इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में एनवायरनमेंट को बहुत सारा लॉस उठाना पड़ा और प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को सफ़र होना पड़ा। सो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ही हुआ फ्लोरा एंड फाना का। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, जंगल को काट कर हम वहाँ घर बनाते हैं या इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं या कुछ और, क्योंकि हमारी नीड्स एंड वांट्स तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम जंगलों का सफाया करते हैं। जंगलों को काट कर खेती की गई। फॉरेस्ट लैंड वाज क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड, जिस वजह से नेचुरल वेजिटेशन को सफ़र होना पड़ा। प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज वेर पुट इन एक्सटिंक्शन जोन। सो ये भी एक मेजर फैक्टर हो गया फ्लोरा एंड फाना का। According to Forest Survey of India, over 26,200 square kilometers of forest area was converted into agricultural land between 1951 to 1981. 1951 to 1980 में जो कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हुई थी, उसमें 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया यानी कि फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया गया एग्रीकल्चरल लैंड में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी, उनका अपना कल्चर होता था, ट्राइबल कल्चर होता था। वो पेड़ों को काटते थे और जंगल ख़त्म हो जाते थे और फिर आग लगाया जाता था, जो ऐश वहाँ पे रह जाती थी उस पर वो खेती करते थे। इसी को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता था, क्योंकि आज भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये प्रैक्टिस कर स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में आज भी स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस किया जाता है। It is a potential threat to depletion of flora and fauna. अब है लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। डेवलपमेंट के पर्पज से जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन डैम्स हो रहे थे, माइनिंग इंडस्ट्रीज थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो रही थी, तो वो हवा में तो नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उसके लिए भी ज़मीन ही चाहिए और कहीं ना कहीं लैंड को ही डिग्रेड हो रही थी या फॉरेस्ट ही ख़त्म हो रहे थे। एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ डिस्टर्ब हो रहे थे, वेजिटेशन डिस्टर्ब हो रही थी, इसीलिए इसको भी एक पोटेंशियल फैक्टर माना जाता है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना का।
Since 1951, over 500 square kilometer of forest area was cleared for River Valley project. मतलब ये कि 1951 के बाद से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया किसके लिए? रिवर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए। अब है नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट्स, चूंकि जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड डूबी और पानी के डैम में। तो कितना सारा वेजिटेशन खत्म हो गया, प्लांट स्पीशीज खत्म हो गए, वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो गया। तो ये भी एक मेजर फैक्टर हो गया लॉस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना का। अब है डोलोमाइट माइनिंग बॉक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। डोलोमाइट माइनिंग, डोलोमाइट चूंकि एक मिनरल है, तो बॉक्सर टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल के एरियाज में माइनिंग हो रही है, क्योंकि माइनिंग के बाद जो होल्स रहते थे वो एनिमल्स उससे डिस्टर्ब होते थे। जो होल्स रहे थे तो वो एनिमल्स उसमें गिर जाते थे। जैसे कि एक हाथी उसमें गिर गया तो उसको वहां से कौन निकालेगा। सो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ही हो गया डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। अब है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। इसमें ग्रेजिंग आती है एंड फ्यूअल वुड कलेक्शन आती है। ग्रेजिंग में जो भी ग्रेजिंग हो रही है तो उससे सॉइल डिग्रेड हो रही है, वेजिटेशन खराब हो रहा है, क्योंकि एनिमल्स को तो पता नहीं है क्या हमें खाना है और क्या नहीं खाना है। इससे प्लांट स्पीशीज खत्म होते हैं। तो ये भी एक रीजन ही है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। अब है फ्यूअल वुड। फ्यूअल वुड, वुड को हम लाते हैं किसी न किसी ज़रूरत के लिए। कुछ शाखें लाते हैं तो उसको लॉपिंग प्रोसेस कहते हैं, या फेलिंग प्रोसेस भी होता है इसमें। तो पूरा का पूरा पेड़ काट काट दिया जाता है, जिसकी वजह से वेजिटेशन को सफ़र होना पड़ता है, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज सफ़र होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये भी एक रीज़न है। एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी, इसमें ये फेलिंग प्रोसेस में आ जाता है, क्योंकि फेलिंग प्रोसेस से पौधे तो ख़त्म होते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो जाता है। इसीलिए इसको भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, कुछ लोग तो हंटिंग एडवेंचर पर्पस के लिए करते हैं और कुछ लोगों को वैल्यूएबल बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इस ये भी एक मेन रीज़न है, मेन फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। पोचिंग है इसमें, जिसमें किडनैपिंग होती है एनिमल्स की, इलीगल ट्रेडिंग होती है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है एंड डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक पॉइंट है जो कि डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना में हेल्प करती है। ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा खर्च करना, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये भी एक रीज़न है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन के चलते एनिमल स्पीशीज और प्लांट स्पीशीज दोनों पर असर पड़ता है। तो ये भी एक किस्म का नेगेटिव फैक्टर ही हुआ फ्लोरा एंड फौना का। पॉइजनिंग है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट से इफेक्ट पड़ता है जानवरों पर, पौधों, प्लांट्स पर। तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती है। सो ये भी एक फैक्टर हुआ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। फॉरेस्ट फायर है, इसमें इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड आता है और नेचुरल एटीट्यूड भी नेचुरली एटीट्यूड भी आता है। जबकि बैम्बू ट्रीज होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो स्पार्कलिंग होती है, उससे आग लग जाती है, तो फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ पर भी असर पड़ता है, होल वेजिटेशन पर भी असर पड़ता है। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर हुआ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का। थैंक यू।